Thank you. When a metal piece enters magnetic field, then current is produced in piece such that it opposes change in flux. In given diagram, on right side, current flows in anti-clockwise direction, and on left side, एक मिनट, साउथ है ना, साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तभी रिपेल होगा, and on left side in anti-clockwise डायरेक्शन. सिंबल बना देना, यहाँ पे सिंबल बना देना. ठीक है. This slows down metal piece as the coil exits, as the metal piece exits current reverses its direction. Soon the piece comes to rest. हालांकि ऐसा तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन मैंने लिखा दिया ताकि अगर एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें रिवाइज भी करना हो, तुम फटाफट देखोगे, तुम्हारे वर्ड्स पे लिखा होगा, तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद देखो, इसका पहली बात तो मैंने बोला कि कोई चीज का नुकसान है या फायदा है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम हर चीज का नुकसान फायदा दोनों हो सकता है. इसका पहले अगर नुकसान देखा जाए तो नुकसान ये होता है कि ट्रांसफार्मर जो तुम पढ़ोगे आगे जाकर के, और पहले कुछ बच्चों ने पढ़ के भी रखा होगा, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एडी ऐसे कॉइल्स होते हैं. ठीक है, तो उस पर एडी करंट काफी ज्यादा बनता है. एडी करंट ज्यादा बनने की वजह से क्या होता है, वो गर्म हो जाता है और हमारा एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये स्लो कर रहा है. ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो धीरे धीरे कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जा कहाँ रही है, जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, वही इलेक्ट्रॉन तो टकराता है पॉजिटिव आयन से और एटम से. जब वो टकराएगा वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन और एटम से, तो वो मेटल की प्लेट गर्म नहीं हो जाएगी. गर्म हो जाएगी मतलब जो इसकी एनर्जी थी 100 जूल ऑसिलेशन के टाइम पे, वो एनर्जी इसी मेटल प्लेट पे खत्म हो जाती है और मेटल प्लेट गर्म हो जाती है. ठीक है, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है. अब अगर हम मान लो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, उस पे तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है, क्योंकि उस पे एसी करंट होती है. एसी करंट अभी आगे जाके पढ़ेंगे, करंट वैरी करती है. करंट वैरी करेगी तो फील्ड वैरी करेगा, फील्ड वैरी करेगा तो फ्लक्स वैरी करेगा, फ्लक्स वैरी करेगा तो ये इंड्यूस करंट होगा. उस पर तो बहुत ज्यादा होता है ट्रांसफार्मर में. तो हम कैसे, और ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे, हमारे जो भी हमको पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, वो सारी की सारी जो एनर्जी होगी वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफार्मर में वेस्ट हो जाएगी. तो फिर वो हमारा नुकसान वाले काम हो गया. तो उसके लिए करते क्या, ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, जो मेटल की शीट लेते हैं ना, वो कभी भी एक सिंगल शीट नहीं लेते, उसको ऐसे लेते हैं. ठीक है, अब ऐसे क्या किया हमने अगर एरिया को बढ़ा दिया. ठीक है, हमने एरिया को बढ़ा, सॉरी एरिया को हमने कम कर दिया. जो एरिया पहले फुल था, हमने एरिया को एरिया को कम कर दिया. अब जो इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे उनका पाथ बढ़ जाएगा. ठीक है, वो पाथ कैसे बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे जाएंगे. ठीक है, ऐसे घूम करके ऐसे जा सकते हैं, क्योंकि हमने एरिया कम कर दिया, हमने पाथ बढ़ा दिया. तो अब क्या होगा, जब हम ऐसा करते हैं ना, तो एज वी रिड्यूस एरिया, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, टू मिनिमाइज, टॉपिक क्या लिख दो, टू मिनिमाइज हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू एडी करंट.
as area is increased, as area is decreased, sorry, resistance increases. आर इक्वल टू रो एल बाय होता है। अब रो एल बाय से आर बढ़ जाएगा अगर, ठीक है, तो देखो होता क्या है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो बोला कि रेजिस्टेंस तो बढ़ गया तो हीट और ज्यादा बनेगी, ऐसा नहीं होता। अगर वोल्टेज फिक्स है ना, तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ा देते हैं तो करंट क्या हो रहा था, कम हो जाता है ना, वी इक्वल टू आई आता। और हमारे घर में वोल्टेज तो फिक्स ही होती है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज फिक्स होती है। तो अगर आर बढ़ जाएगा तो आर अगर बढ़ गया, करंट कम हो जाएगा, तब ना वी कांस्टेंट रहेगा। अब हीट का फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर करंट का पावर 2 आ रहा है। करंट का हीट में ज्यादा इफेक्ट होता है, याद रखना, बिकॉज उसका पावर का स्क्वायर होता है। अगर रेजिस्टेंस आधा हो गया है, अब करंट, रेजिस्टेंस डबल हो गया है, अब करंट अगर आधा हो गया, तो ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, करंट का होगा, स्क्वायर है ना, तो उससे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है। एज एरिया इज डिक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ड्यू टू विच करंट डिक्रीजेस, thus less heat is produced। ठीक है, लिख देना, करंट इफेक्ट्स heat produced more strongly, या heat produced more than the resistance, क्योंकि इसका पावर स्क्वायर का दिख रहा ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसका देखो, जहां पर इसका नुकसान है, हम कुछ ऐसा टेक्निक यूज करते हैं कि हम इसके नुकसान को मिनिमाइज कर सकें। अब इसका फायदा देखो, इसको इरेज करो, एडवांटेज पहला, इससे हम बड़ा इसको यूज करें डैम्पिंग में। जो क्या कहते हैं, जो हमारे जो गैल्वेनोमीटर होते हैं ना, ठीक है, याद है मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर में जो वायर जो हम लपेटते थे ना, वो लपेटते थे हम लोग एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर। याद करो, मैंने बोला था सॉफ्ट आयरन था, सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने ड्रॉ किया था, एल्यूमिनियम का फ्रेम ड्रॉ किया था, इसके ऊपर हम लगाते थे कॉपर की वायर। एल्यूमिनियम फ्रेम क्या होता है, ये जो होता है मेटल का बना होता है, बाहर से जब मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, ठीक है, तो अगर मान लो जैसे जैसे बाहर से आ, हमने क्लोज किया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, तो ये एल्यूमिनियम का फ्रेम क्या करेगा, उसके चेंज को अपोज करता है, और जहां पर वो, और तुरंत उसको रेस्ट में लेकर के आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका मोशन हो रहा था ना, ऐसे डैम्पिंग इसका मोशन होता है, ठीक है, ऐसे हमने बंद किया ना, बंद करेंगे तो क्या होगा, ये फ्रेम जो होता है इनर्शिया की वजह से ऐसे रोटेट करता रहेगा, ऐसे इनर्शिया की वजह से, मान लो ऐसे हमने बंद किया, ठीक है, इनर्शिया की वजह से क्या होता है, ये पॉइंटर जो ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर हमने वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिए, ठीक है, करंट कम हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर खुद का करंट ऐसा बनेगा ना कि वो डैम्पिंग हो गया। ऐसे हमने कैसे पहले देखा था कि वो एंटर करता था तो वो स्लो जाता था, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा डैम्पिंग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो होगा ना, तुरंत रेस्ट पे आ जाता है। इसको चाहो तो वर्ड को ऐसा लिख सकते हो, द ऑसिलेटिंग coil in galvanometer comes to rest due to the eddy current। ठीक है, ठीक है, बस इतना काफी है। वो एडी करंट प्रोड्यूस करेगा कॉइल में, ठीक है, और जैसे एडी करंट प्रोड्यूस करेगा तो वो जो इनर्शिया की वजह से जो नाचता रहेगा, बंद करने के बाद भी वो नहीं नापेगा, तुरंत रेस्ट में आ जाएगा, तुरंत रेस्ट में आ जाएगा, तो हम उसकी रीडिंग को तुरंत ले सकते हैं। वरना क्या होगा,
बाय रीडिंग को तुमको वो रेस्ट रेस्ट पे नहीं आएगा और तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा कि अरे करंट बह रही है कि नहीं बह रही, भले तुम्हारा सर्किट क्लोज हो जाए। उसके बाद एक होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस बहुत तुम्हारे घर में जो तुम यूज करते हो ना, इंडक्शन कुकर, इसी कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है। मेटल पीस होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके कॉइल ले लेते हैं, करंट फ्लो करवाएंगे। करंट जब फ्लो करवाते हैं इसमें, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड एसी होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है। अब क्या होता है, ये जो मेटल के पीस होते हैं इसके अंदर खुद का करंट बनने लगता है जो कि इस फील्ड को अपोज कर सके। वो करंट कैसा होता है, वो एडी करंट होता है। मैंने क्या बोला था, एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये मेटल पीस पे जैसे हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी ना कि ये उसको पूरा का पूरा पिघला देता है, ठीक है। याद रखना, मेटल पीसेस या मेटल स्क्रैप्स मेल्ट ड्यू टू एडी करंट, ठीक है। दिस एडी करंट is produced by varying magnetic field around, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय एसी सोर्स, ठीक है। ऐसा ये इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गया, इसका एक एडवांटेज हो गया। तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ना कोई हीट प्रोड्यूस करना है, ना कोई फर्नेस जलाना है, ठीक है। उसके बाद एक सबसे अच्छा यूज इसका क्या है, क्योंकि आज अगर ये नहीं होता डिस्कवर तो कितना बड़ा नुकसान होता। ट्रेन को बनाना मुश्किल था। ट्रेन तुमको पता है, एक एक ट्रेन का जो वजन होता है ना, वो पता नहीं 100-200 टन चला जाता हो। बहुत भारी भारी ट्रेनें होती है और ट्रेन की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम नॉर्मल ब्रेक, जो हमारा एक्टिवा वाला ब्रेक होता है ना, अगर वो एक्टिवा वाला ब्रेक जो रबर शू होते हैं वो सब अगर हमने ट्रेन में लगाया ना, तो इतनी भारी ट्रेन होती है कि वो नॉर्मल ब्रेक तो वियर आउट कर जाएगा, ठीक है। एक बार भी नहीं चलेगा वो, खत्म हो जाएगा वो। हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगा, तो वो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए वहां पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक यूज करते हैं। और वो टेक्नोलॉजी जो है ना, वो बिल्कुल से यही चीज होती है, एडी करंट वाला। क्या होता है, जो ट्रेन के जो व्हील होते हैं ना, ठीक है, उनके व्हील के साथ एक अटैच होता है, सॉलिड ड्रम अटैच होता है, ठीक है। वो जो सॉलिड ड्रम होगा ना यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ जो अटैच होगा, वो ड्रम जो होगा ना, उस ड्रम के अराउंड, ठीक है, हम क्या क्रिएट कर देंगे, ठीक है, ऐसा ड्रम होगा। और जैसे आपको ट्रेन रोकनी है, उस ड्रम के ऊपर क्या होता है कि एक्चुअली मान लो एक प्लेट लगा दी जाती होगी ऐसे, ये ड्रम है ऐसा, ठीक है। और इस ड्रम के ऊपर जो है ना ऐसे कि बिना कांटेक्ट के एक प्लेट रख दी जाती होगी। जैसे ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन रोकनी है, उसने क्या किया, उसने यहाँ से यहाँ कनेक्शन होगा, ठीक है, उसने यहाँ पे करंट भेजा, ठीक है, करंट भेजा, एसी करंट भेजा। अब एसी करंट भेजा तो यहाँ पे जो ड्रम होगा ना, इसमें क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब वो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो ऐसा प्रोड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा तो करंट को ऐसे बहाया जाता है कि मान लो अगर तुम्हारा ट्रेन का व्हील अगर क्लॉकवाइज जा रहा हो, ठीक है, तो इसको ऐसा करंट को बहाओ कि यहाँ पे जो रोटेशन हो वो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो ड्रम होता है ये अटैच होता है व्हील के साथ, ठीक है, व्हील घूम रहा है क्लॉकवाइज, हमने इस ड्रम को घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ द एडी करंट। अब दोनों अटैच होता है, तो अब मान लो कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है, तुमने उसको अटैच करके किसी चीज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो क्या होगा, जो व्हील होगा वो स्लो होने लग जाएगा, और वो कुछ समय के बाद जाकर के वो रुक जाता है। एक्चुअली देखो, यहाँ पे व्हील जो है ना कम्प्लीटली रुकता तो नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है ना, जो मान लो पहले अगर 100 किलोमीटर पर आवर होगी, तो वो स्पीड घट करके कितनी हो जाती है, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब 5 किलोमीटर पर आवर अगर हो जाएगी, तो हम जो नॉर्मल ब्रेक भी वहां पे होते हैं उससे हम लोग उसको कम्प्लीटली रोक सकते हैं। लेकिन अगर तुमने 100 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन को अगर हमने रोकने की कोशिश की नॉर्मल ब्रेक के साथ, तो वो ब्रेक जो होगा उसी समय पिघल जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, वहां पे रबिंग होगी, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा, तुरंत रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, इश्यू आते हैं। लेकिन अगर हमने ये वाला मेथड यूज किया ना, पहले हमने ट्रेन को एकदम स्लो कर लिया, ठीक है, 100 से हमने पास कर लिया, उसके बाद अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, नॉर्मल ब्रेक से, अब स्लो हो चुकी हुई है तो उतना दिक्कत नहीं होता, फिर हम उसको नॉर्मल ब्रेक से भी रोक सकते हैं।
हाँ, ये वाला जो है ना, ये अगर ये जो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं ना, हम अपनी गाड़ी में नहीं यूज कर सकते एक्टिवा एक्टिवा में, क्योंकि ये तब यूज होते हैं जब हाई स्पीड वाली बात होती है। ठीक है, हमारी एक्टिवा की स्पीड इतनी होती नहीं है, ना इतना मास होता है, तो वहाँ पे जरूरत नहीं होती है ऐसा। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। दिस आर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्रम्स attached to wheels of train। ठीक है, varying magnetic field is used to produce eddy current। This eddy current helps the drum to slow down the train। ठीक है, जो हमारा वो होता है जो रोलर कोस्टर होता है, ठीक है, उसमें भी हम इलेक्ट्रिक ब्रेक यूज करते हैं, क्योंकि उसमें भी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो और ये इसका बड़ा एडवांटेज होता है, ये एकदम स्मूथली इसको स्लो करता है। ट्रेन नॉर्मल ब्रेक तो जर्क देंगे ना, तो बहुत स्मूथली करेगा, इसमें कोई कांटेक्ट होता ही नहीं है। मतलब सोचो ना, ड्रम है, ऊपर में तुम्हारा हो जाएगा वो वाला सोर्स हो जाएगा, ठीक है, एसी का, बीच में गैप है, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एक हो जाता है इसमें इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर देखो, अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो ऐसा मान लो कि ये मोटर है कोई। देखो, मोटर दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है डीसी मोटर, जो कि हमारे क्या कहते हैं इसमें होता है यूज, वॉशिंग मशीन में यूज होता है। और एक जो होता है ना, सिंपल मोटर होता है, ठीक है, जो हमारे पंखे में यूज होता है। डीसी मोटर जो तुमने पढ़ा था क्लास 10th में, उसके काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब आर्मेचर होता है, उसके पास रिंग्स होते हैं, क्या कहते हैं क्या स्प्लिट रिंग्स होते हैं, बल्कि होता है। ठीक है, लेकिन पंखा देखो बड़ा सिंपल होता है। और डीसी मोटर जो होते हैं ना, उनके एक नुकसान क्या होता है, उस पर इतनी ज्यादा पार्ट्स होते हैं ना कि वो जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा पार्ट्स होंगे तो जल्दी डैमेज होगा। लेकिन जो हमारा पंखा होता है ना, वो बहुत सिंपल वे से बनता है। कैसे बनता है देखो, या मान लो हमारे पास एक ऐसे करके एक कॉइल है, एक कॉइल इधर है, ठीक है, जो दूसरे तरफ जो में दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने एसी सोर्स अप्लाई करके रखा, ठीक है, ये एसी सोर्स अप्लाई करके रखा है नॉर्थ और साउथ, यहाँ नॉर्थ है, पीछे में साउथ है। और यहाँ पे एक कॉइल, यहाँ चार कॉइल, एक इधर, एक इधर, ठीक है, एक इधर और एक पीछे, चार, तुम्हारी तरफ पीछे तरफ, राइट लेफ्ट। अब जैसे मान लो यहाँ से हमने सप्लाई किया, यहाँ से करंट क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है, तो एसी करंट सप्लाई करते हैं हम लोग, हमारे घर पे एसी आती है, करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट बनेगा। ठीक है, अब जैसे करंट बनेगा ना, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसको अपोज करेगा। ठीक है, अपोज करेगा, अपोज करने का तरीका क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स ना बने, तो अगर ये अपना चेहरे को ही बदल दे अगर ऐसा, ठीक है, तो नहीं बनेगा ना, यहाँ पे, यहाँ बन रहा था, ठीक है, तो अपोज करने के लिए क्या करेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे ना बने, तो क्या करेगा, ऐसा ऐसा बदल देगा, अब ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या होता है, एसी सोर्स कुछ थ्री फेज होता है, जो तुमको आगे जाके पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ से बनेगा, अब यहाँ से बनेगा तो ये इसको अपोज करेगा फिर से, ठीक है, ताकि यहाँ पे इसके साथ ना बने फ्लक्स, ठीक है, यही यही चाहेगा ये, ठीक है, नहीं चाहेगा, ये क्या करेगा, फिर से ऐसा मोड़ लेगा अपने आप को। और इस तरह से क्या होता है, कॉइल जो होता है लगातार घूमता है, ठीक है, कॉइल जो घूमेगा ना, तो उसी को हम कहते हैं इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट। ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म लोग एक बार लिख भी देते हैं।
ज़्यादा इसमें कुछ तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, जितना टेक्स्ट बुक पे लिखा है ना। अगर मैं when a metallic cylinder is paired in rotating eddy currents of per unit, it consists of metallic cylinder cylinder rotating in varying magnetic field, ठीक है। फुल स्टॉप। एडी करंट opposes this field in process of opposition, the cylinder rotates, ठीक है। दिस इज इट्स वर्क, ठीक है। ये तुम लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंडक्शन मोटर को प्रॉपर्ली समझने के लिए ना हमको वो जो 3 फेज होता है, 1 फेज होता है, वो सब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो कि इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को बस इतना याद रखना कि एडी करंट की वजह से क्या होता है, वो अपोज करता है, ठीक है। बस इतना होगी अपना अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा का पूरा चैप्टर बोर्ड का खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है। शायद से तुम लोग स्कूल में एग्जाम भी होंगे, तो अभी क्या शायद से रैन में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो कल से ना मैं एसी स्टार्ट कर दूंगा, वो भी बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग का ये खत्म हो जाएगा ना, फिर हम लोग एंट्रेंस पे काफी ध्यान देंगे, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ।